हेलो दोस्तों, इस सवाल पर गौर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। इस सवाल में देखो, दो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली तो रामसर घोषणा क्या है और दूसरी नम क्षेत्र क्या होता है। जब ये दोनों चीज़ें पता होगा तो उसके बाद ही हम इस सवाल को कर पाएंगे। तो इसमें एक पहला ऑप्शन है वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजसमंद झील। ये 66 नंबर वाला सवाल है। किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे पहला नियम तो ये होता है कि हम उसके सिलेबस को देखें। सिलेबस को देखने के बाद दूसरा नियम होता है कि हम उसके पुराने पेपर्स को देखें। फिर दोनों चीज़ों को देखने के बाद में अगला स्टेप्स होता है कि हम जो मूल चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझें, उनके बारे में जानकारी लें, गाइड्स को पढ़ें, किताबों को पढ़ें और उनके बारे में जब हमें समझ में आ जाए कि ये चीज़ इस तरीके से है, जैसे रामसर घोषणा ये है और नम क्षेत्र ये होते हैं, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें आती हैं। तो उन चीज़ों को तो हम इसी हिसाब से इस वीडियो में हम इसी हिसाब से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस में देखिए, वायु, जल, वन, नम भूमि, यहाँ से प्रश्न उठाए हो, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, यानी इन चारों के बारे में, पांचों के बारे में हमें मूलभूत जानकारी होना ज़रूरी है। हम इसी जानकारी को इस वीडियो में हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ले लेते हैं हम वायु। वायु में क्या क्या चीज़ हमें याद करनी है। देखिए, पहली तो जो वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका प्रतिशत हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। और फिर उसके बाद में दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है जो 21% है, और तीसरी है ऑर्गन गैस और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इन चारों गैसों को हमें स्टेप वाइज याद होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसमें कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता और ये वस्तुओं को जलाने से बचाती है। दोस्तों, अगर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस नहीं होती और ये वस्तुओं को जलने से नहीं बचाती तो सारी जो पृथ्वी है उस पर सारी चीज़ें जलकर भस्म हो जाती। आप और मैं भी जलकर भस्म हो जाते अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? वस्तुओं को जलाने से बचाती है। ठीक है, अगर ईश्वर पूरी पृथ्वी से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दे तो सभी चीज़ें जलकर नष्ट हो जाएंगी। तो ये नाइट्रोजन गैस हो गई। दूसरे नंबर पे पाई जाती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को जीवनदायी गैस भी कहते हैं। इससे जीवन पाया जाता है ऑक्सीजन गैस से। ऑक्सीजन 21% के आसपास पाई जाती है और ऑक्सीजन के बिना हम किसी चीज़ को जला नहीं सकते। पदार्थों को जलने में मदद करती है ऑक्सीजन गैस और इसे श्वसन गैस भी कहते हैं क्योंकि इससे हम सांस लेते हैं। अगर आप चांद पर कोई चीज़ जलाओगे तो वहाँ पर कोई चीज़ जल नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। बंद कमरे में आपने अंगीठी जलाई है तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक अंगीठी जलती रहेगी और बाद में जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो अंगारे आपने जला रखे हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेंगे, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में मदद करती है। ऑर्गन गैस जो है इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। ये वायुमंडल में तीसरे स्थान पर पाई जाती है। ऑर्गन गैस का एक यूज़ और है, ये जो हमारे जो ट्यूबलाइट्स और जो बल्ब्स होते हैं ना, उनमें भी भरी जाती है ऑर्गन गैस। इसके बाद में आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में इसकी मात्रा दोस्तों मात्र 0.03% ही है, लेकिन ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो जब भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाम दिमाग में आए तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। ये चीज़ याद रखना आप। इसके बाद में आता है वायुमंडल की विभिन्न परतें। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसमें एक पॉइंट है वायु, और वायु में मैंने दो चीज़ें बताई है आपको कि पहली चीज़ तो इनका प्रतिशत याद होना चाहिए वायुमंडल में गैसों का। पृथ्वी के, ये मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण पाया जाता है उसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ और है जो हमें याद करनी है इस चैप्टर में कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। विभिन्न परतों के बारे में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शोभ मंडल, और शोभ मंडल के बाद में इंपॉर्टेंट है समताप मंडल। कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी मान ली। इस पृथ्वी के जस्ट ऊपर ये पृथ्वी के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है? शोभ मंडल। सबसे पहला मंडल शोभ मंडल, जिसमें मैं और आप बैठे हैं। हम दोनों जो बैठे हैं कि कौन से मंडल में बैठे हैं? शोभ मंडल में। आंधी, तूफान, गर्जन वगैरह सभी किस में आती है? शोभ मंडल में आती है। आप देखते हो बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद ऊंचाई पर जाते हैं और ऊंचाई पर जाने के बाद में नीचे बरस जाते हैं। तो बारिश, आंधी, तूफान वगैरह किस में आते हैं? शोभ मंडल में। आप और मैं किस में रह रहे हैं? शोभ मंडल में। सबसे ज़्यादा गैसों का घनत्व किस में पाया जाता है? शोभ मंडल में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है समताप मंडल। शोभ मंडल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि शोभ मंडल में आप और मैं रह रहे हैं और इसमें बरसात वगैरह होती है, तांदी तूफान आते हैं। दूसरा आता है समताप मंडल। इसी शोभ मंडल के ऊपर जस्ट
क्या पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल में एक चीज़ याद करनी है आपको कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन मंडल में ऐसे करके एक ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस से बनी हुई लेयर। तो जैसे ही पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, वो इनको अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल के बाद में ऊपर आता है आयन मंडल। जस्ट समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या है? गैसें आयनित होती हैं। आयनित गैसें होती हैं तो क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से रेडियो तरंगें जाती हैं ऊपर और यहाँ से टकराकर वापस नीचे ज़मीन पर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो उपग्रह वगैरह होते हैं वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं और यहाँ से गैसें टकराकर, आयनीकृत गैसों से टकराकर जो वो रेडियो तरंगें वापस आती है। दरअसल हम जो टीवी पर जो समाचार, रेडियो पर जो समाचार देख पाते हैं वो आयन मंडल की वजह से ही देख पाते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा कि संचार तरंगें कहाँ से लौट कर आती हैं? आयन मंडल से। बहिर्मंडल ऊपर पाया जाता है सबसे। इस बहिर्मंडल में जो है उल्का पिंड जो है यहाँ से आते हैं ऊपर से और उल्का पिंड आकर इस बहिर्मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। वायुमंडल से संबंधित एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। वायुमंडल संबंधित एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे तो शोभ मंडल में तापमान घटता जाएगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ खड़े और यहाँ पे कितना तापमान है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये तापमान घटता जाएगा और लास्ट में अंत में आके 0 हो जाएगा, ऐसे करके। तभी तो हमारे यहाँ से जो वाष्प उठती है वो वाष्प ऊपर उठकर ठंडी होकर नीचे पानी के रूप में बरस जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इसको पृथ्वी समझो और ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव, नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव, और बीच में क्या है बच्चों? बीच में है हमारे पास में विषुवत रेखा। ठीक है, तो जो शोभ मंडल जो होता है उसकी सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। सबसे मोटी परत सौरमंडल कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सौरमंडल की पतली परत पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दरअसल जब ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर तापमान अधिक पड़ता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वायु गर्म होकर ऊपर तक उठती है। ऊपर उठने के बाद में मैंने बताया था आपको कि ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है और तापमान कम होता जाता है तो ये ऊपर उठी हुई वायु जिसमें पानी होता है ये वायु संघनित होकर नीचे बरसने लगती है। तो वायु गर्म होकर ऊपर ज़्यादा कहाँ उठती है? विषुवत रेखा पर। इसलिए शोभ मंडल पर सबसे ज़्यादा मोटी परत होती है शोभ मंडल की। जबकि नॉर्थ पर क्या है और दक्षिण पर क्या है? बर्फ़ जमी हुई है। तो ये बर्फ़ क्या है? शोभ मंडल की छोटी परत बना पाती है क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठ नहीं पाती। ये चीज़ समझ में आ गई? शोभ का मतलब ही होता है तूफान। तो शोभ मंडल समझ में आ गया, समताप समझ में आ गया, आयन मंडल, बहिर्मंडल। समताप मंडल से संबंधित एक चीज़ और ध्यान रखना कि समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि YouTube से कोई चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। तो अगर आपको इनको परमानेंट याद करना है तो आपको इनको लिखना होगा कॉपी में और बार बार पढ़ना होगा, या आप किसी भी गाइड से पढ़ो और वायु टॉपिक हो और या वायुमंडल टॉपिक हो। तो आप 3 चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने बताई है आपको कि एक तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों की जो है प्रतिशतता, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है, उनका जमाव। और फिर आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है जैसे शोभ मंडल की क्या विशेषता है, समताप मंडल की क्या विशेषता है, आयन मंडल की क्या विशेषता है, जो मैंने आपको अलग अलग बता दी। जैसे शोभ मंडल में बरसात होती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, आयन मंडल से रेडियो तरंगें लौटकर वापस आती है। जल में से ज़्यादातर सवाल बनता नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें ध्यान रखना कि एक तो जल का जो सूत्र है वो H2O है, यानी हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का कम चालक होता है, लेकिन जैसे इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या करता है? ये विद्युत का जबरदस्त चालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। देखिए, जैसे मान लो कि ये 7 नंबर पे pH है जल का। जैसे ही हम इससे कम, जैसे ही pH का मान कम होता जाएगा तो जो द्रव है वो खट्टा होता जाएगा, और जैसे ही 7 से ऊपर जाता जाएगा pH का मान तो द्रव खारा होता जाएगा। जैसे खारे जल का pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा, और नींबू पानी का pH क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वन। ठीक है, वन से संबंधित 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो है कि जो हमारी जो रिपोर्ट्स आती है वन से संबंधित, तो वैधानिक दृष्टिकोण से उनमें वनों को बांटा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन और एक होता है वर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन दोस्तों, आरक्षित वन में आप ना तो लकड़ी काट सकते हैं, ना ही पशुओं को चरा सकते हैं। आप आरक्षित वन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे रणथंभौर सेंचुरी है, उसके जो वन है वो आरक्षित वन में आते हैं। ठीक है, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन भी सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इनमें क्या है? सरकार पशु चराने की और लकड़ियां बीनने की इनकी इजाज़त दे सकती है।
ए वर्गीकृत में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सरकार का अधिकार इसमें होता नहीं है और इनको ए वर्गीकृत नहीं किया जाता और ये जगह जगह पाए जाते हैं, यानी इनको एक तरीके से इनका क्लासिफाइड नहीं किया जाता। वनस्पति और जलवायु के आधार पर वनों को हम इस तरह बांट सकते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसके एग्जाम्पल्स रोजवुड, एनी, मोहगनी, एनी, एबनी वगैरह ये जो सब है वो किसमें पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। सदाबहार वनों की विशेषता क्या होती है दोस्तों? इसकी विशेषता ये होती है कि ये पूरे साल जब हम इनको देखते हैं तो ये हरे भरे दिखाई देते हैं, यानी इनकी पत्तियाँ झड़ती तो है लेकिन ऐसे टाइम पे अलग अलग टाइम पे झड़ती है। जैसे मान लो कि ये सदाबहार वनों में 100 पेड़ हैं, इस 100 पेड़ में से 30 पेड़ ने पत्ते झड़ा दिए जबकि 70 पेड़ों ने पत्ते नहीं झड़ाए। फिर जब इस 70 पेड़ों ने पत्ते झड़ाए तो इन 30 पेड़ों पर नए पत्ते आ गए। तो क्या है कि पूरा जंगल ऐसे इस तरीके से हरा भरा दिखाई देता है, यानी पत्तों का झड़ने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। पत्ते तो झड़ते हैं लेकिन उनका टाइम अलग अलग होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? इसमें आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, तेंदू का पत्ता जो बीड़ी बनाते हैं, अमलताश, ठीक है, अक्सलवुड, इन सबको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि जैसे मान लो कि इस जंगल में 100 पेड़ है मानसूनी वन, तो ये 100 के 100 एक टाइम आता है, उस टाइम पर ये अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं और पूरा जंगल क्या दिखाई देता है हमें? ऐसा दिखाई देता है जैसे बंजर की तरह, यानी सारी पत्तियां झड़ जाती है और पेड़ नंगे हो जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन क्या होते हैं? कांटेदार वन। देखिए यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम, तो इनकी पत्तियां हैं और जो पौधे हैं वो गर्मी को सहने लायक बना लेते हैं अपने आप को। कौन से वन है? जैसे बबूल, खेर, खजूर, खेजड़ी, पलास आदि इसमें आते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनों में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? अगला, या पर्वतीय वन भी कहते हैं अपन इनको। तो जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, जैसे ये नीलगिरी का पहाड़ है, इस नीलगिरी के पहाड़ के ऊपर जो पेड़ पाए जाते हैं वो ठंडे वातावरण के होते हैं, तो इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडे वाले वन, तो इनको कहते हैं सदाबहार वन या पर्वतीय वन, जैसे सिल्वर फर, रोडोडेंड्रॉन वगैरह, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध यानी गर्मी वाला कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध यानी शीत वाला कटिबंध, ठंडा वाला कटिबंध। इनके नाम का अर्थ समझ में आ रहा है आपके? इसके बाद में आता है मैग्रोवन। मैग्रोवन क्या होते हैं पहले तो ये समझिए आप। जैसे मान लो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, इस भारत के चारों ओर यहाँ पे इधर समुद्र पाया जाता है नीचे, तो इस समुद्र के आसपास का जो ये जो तल है, ठीक है, ये जो स्थल है, इस स्थल पर वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम मैग्रो वनस्पति कहते हैं। और ये जो हमारा बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा सुंदरवन, तो ये सुंदरवन में भी मैग्रोवन पाए जाते हैं। यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। तो विश्व का लगभग 3 से 4% मैग्रोवन भारत में है। वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मैग्रोवन पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार का नंबर आता है। रामसर सम्मेलन में मैग्रोवनों को शामिल किया जाता है। रामसर सम्मेलन के बारे में हम अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो रामसर साइट में कई मैग्रोवन साइट सम्मिलित है। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको इस स्लाइड में आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इनके उदाहरण याद करने हैं आपको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वनों के उदाहरण रोजवुड, एनी, मोहगनी, पर्णपाती वन या मानसून। अगर इन सबके उदाहरण नहीं याद कर सको तो एक के याद कर लेना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण, ठीक है। इसके बाद में मैग्रो वनों के बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है? मैग्रो वनों के बारे में ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और कौन से मैग्रो वन है वो? सुंदरी। भारतीय वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है, एक संस्था का नाम है। ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी होती है प्रत्येक 2 साल में। तो ये कब से जारी हो रही है? 1987 से, ठीक है। तो अभी जो 2019 में इसने जो रिपोर्ट जारी की थी वो कौन सी रिपोर्ट थी? 16वीं रिपोर्ट थी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में एक तो अपन को भारत की स्थिति पता होनी चाहिए और दूसरी हमें राजस्थान की स्थिति पता होनी चाहिए, दोनों की स्थिति। और इन दोनों में भी हमें सबसे ज़्यादा क्या पता होना चाहिए कि कितने % भाग पर वनावरण और वृक्षावरण है। यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% भाग पर क्या है? वन और वृक्षावरण है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी पता नहीं है तो ये चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण 21.67% है, ठीक है। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितना है? 24.56%। देखिए जैसे मान लो ये कोई राज्य है, इस राज्य का कितना प्रतिशत भाग
कितना प्रतिशत भाग कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है। इसके आधार पर जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले राज्य वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। तो आपको 3 तो याद होना ही चाहिए, यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर मेघालय में। लेकिन मान लो ये एक स्टेट है, इस स्टेट का सबसे ज़्यादा भाग वनों से ढका, मतलब सब क्षेत्रफल के आधार पर, यानी किसी स्टेट के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, वो कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। तो इसमें हमें एक तो पता होना ही चाहिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान की इस रिपोर्ट में जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, 9.55%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना आप, कितना परसेंट, 9.55%। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, चूरू में। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, प्रतापगढ़ में, और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, चूरू में। देखिए, वन नीति जो जारी हुई थी उसके आधार पर ये कहा गया था, 1954-55 की जो वन नीति थी उसमें ये कहा गया था कि भारत के लगभग 33% भाग पर वन होना जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम 33% भाग पर वनावरण और वृक्षावरण करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कितना है, 24.56%। तो हमें अभी और गति करनी है। वन नीति 3 बार जारी हो चुकी है, ठीक है, 1854, 1955-54 और एक 1988 में। ये 1955-56 है शायद। इसके बाद में राजस्थान से संबंधित ये चीज़ें पता होना चाहिए कि जैसे खेजड़ी जो है राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। रोहिड़ा राजस्थान का सागवान कहलाता है। महुआ आदिवासियों का प्रिय है, शराब बनाने के लिए आदिवासी महुआ का इस्तेमाल करते हैं। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, ये पेपर में आ चुका है एक बार, पलाश, जंगल की आग किसे कहते हैं, पलाश को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो राजस्थान की वनस्पति से संबंधित पता होनी चाहिए। देखिए, विश्व में वन संरक्षण के प्रयास, भारत में वन संरक्षण के प्रयास और राजस्थान में वन संरक्षण के प्रयास, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो विश्व में ITTO यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है, भारत इसका सदस्य है, ठीक है। वन संसाधनों का संरक्षण और उनका उचित उपयोग को ये देखता है। इसका मतलब यह है जैसे भारत के पास मान लो 100 वन है, तो 100 जो उष्ण कटिबंधीय वन है इनके एक तो इस्तेमाल भारत को कैसे करना है वो चीज़ देखता है, और एक इनका संरक्षण कैसे करना है ये ITTO देखता है। तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो IUCN है, ठीक है, वो जंतुओं के साथ साथ उन पौधों की भी रेड सूची जारी करता है जिनके अस्तित्व को खतरा है। देखिए, दरअसल क्या है कि जंतु और पौधों को जिनको खतरा है उनके लिए एक बुक जारी होती है, रेड डाटा बुक। तो ये रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, IUCN। तो रेड डाटा बुक में पौधे भी और जंतु दोनों की दोनों आते हैं। ये एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है केवल पौधों को, केवल जंतुओं को, केवल पौधों और जंतुओं को। तो इसमें आंसर क्या आएगा, C। भारत में वन संरक्षण के प्रयास, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्था है, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो देहरादून में है, और 2 साल में 1987 से ये रिपोर्ट जारी करता है। 2019 में 16वीं रिपोर्ट इसने जारी की थी। राष्ट्रीय वन नीति 3 बार जारी हो चुकी है, 1894, 1956 और 1988। 1956 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वनावरण होना आवश्यक है। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2008 में हुई थी, ठीक है। बोटेनिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT 2010 में एक अधिनियम के तहत NGT की स्थापना हुई थी। ये NGT कहाँ पे है, दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, देखिए जैसे कि फॉरेस्ट से संबंधित कोई मुकदमे होते हैं तो वो कहाँ सुने जाते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। जैसे अगर दिल्ली में कोई पर्यावरण से समस्या है तो वो कहाँ सुनी जाएगी, जैसे दिल्ली में। जैसे पंजाब और राजस्थान में हम जो फसलों का जो चारा जलाते हैं, वो चारा जलाने से प्रदूषण होता है, तो इस प्रदूषण की सुनवाई कौन करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, कोलकाता में है, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ये वनस्पतियों का वर्गीकरण देखता है और ये जंतुओं का वर्गीकरण देखता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में है। राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं जैसे वन धन योजना आदिवासियों से संबंधित है। राजस्थान में वन संरक्षण के प्रयास, केंद्र की जो IWMP परियोजना है वो राजस्थान में वनावरणों को भी देखती है। विश्नोई आंदोलन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 15वीं सदी में जो संत जम्भोजी है उनके द्वारा जो उन्होंने पेड़ पौधों के और जंतुओं के संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। तो 1731 में अमृता देवी विश्नोई द्वारा चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, इसे खेजड़ी आंदोलन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना दोस्तों। ये भारत है, इस भारत का जो द्वीपीय हिस्सा है इसके चारों ओर समुद्र पाया जाता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल आ गया और ये हमारा गुजरात आ गया,
ठीक है। अब यहाँ चारों ओर समुद्र पाया जाता है, तो इस समुद्र के आसपास जब ये समुद्र का पानी ऊपर जाता है भारत की ज़मीन के, तो ये क्या है, यहाँ दलदल सा बना लेता है, गीली भूमि बना लेता है। ठीक है। और यहाँ पे जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो बन जाता है, तो यहाँ पे दलदली भूमि बन जाती है, यानी हम यहाँ पर जब चलते हैं तो हमारे पैर धंसने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरह की ये जो भूमि बनी है ये कहलाती है नम भूमि। इसी तरह राजस्थान में आओगे आप और यहाँ पर आप जो देखोगे सांबर झील, तो सांबर झील में भी क्या है, पानी जो है वो ज़मीन को गीला किए रखता है, वो भी नम भूमि में आता है। या हमारे खेत जो है चावल के खेत, उन खेतों में पानी भर देते हैं चावल उगाने के लिए, तो वो भी नम भूमि के अंदर आता है। तो दलदली, पंख भूमि, मानव निर्मित, कुदरती, स्थायी, अस्थायी, खारे या साफ जल या रुके हुए बहते जल से क्षेत्रों को नम भूमि कहते हैं। नम भूमि का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए कि नम भूमि क्या है, आर्द्र भूमि क्या है, वेटलैंड क्या है, ये एक ही नाम है सारे। तो वेटलैंड 3 तरीके से बनते हैं, मैंने बताया आपको, समुद्र के आसपास बनने वाले, ठीक है, एक ज़मीन पृथ्वी के भीतर यानी भारत के भीतर बनने वाले वेटलैंड, ठीक है, 2 तरीके से होते हैं। और तीसरा होता है जिसको मानव ने बनाया है। मानव ने कैसे बनाया, जैसे हमने हमने कोई बांध बनाया, जैसे ये नदी आ रही है, इस नदी पर हमने ऐसे बांध बना दिया, इस बांध के चारों ओर जो गीली भूमि बन जाएगी पानी से, वो भी वेटलैंड में आती है, नम भूमि में आती है, तो मानव निर्मित वो भी होती है। अब आता है कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड कौन से है, ये चीज़ ध्यान रखना, परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, जैसे ये मान लो भारत है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं इनलैंड वेटलैंड, यानी ये जो तल है, समुद्र का तल है, इससे अंदर वाले वेटलैंड, तो वो कितने हैं, लगभग 74%, जो झील, तालाब और इनसे बने हुए हैं। जबकि समुद्र से बने वेटलैंड कितने हैं, मात्र 26%। तो ये समझ में आ गया आपके पास, सबसे ज़्यादा वेटलैंड कौन से हैं, अंत्य स्थलीय वेटलैंड यानी जमीन के अंदर वाले, और समुद्र से बने वेटलैंड कितने, मात्र 26%। अनूप वेटलैंड में वन भी पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वन नहीं पाए जाते। दलदल में अनूप और कच्छ दोनों आते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अनूप वेटलैंड क्या होते हैं, अनूप वेटलैंड वो होते हैं जिनमें वृक्ष भी पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये समुद्र का इलाका घेरा हुआ है, ठीक है, तो इस समुद्र के इलाके में वन उगे हुए हैं और पानी भी भरा हुआ है समुद्र का, तो ये बोला जाता है अनूप वन। ठीक है। जबकि कच्छ में क्या होता है, जैसे गुजरात के कच्छ रण में पेड़ नहीं पाए जाते, जबकि दलदली भूमि पाई जाती है। नम भूमि या वेटलैंड के बहुत ज़बरदस्त उपयोग है, क्योंकि इनसे हमें भोजन मिलता है, प्रदूषण इनसे नियंत्रित होता है, ये मनोरंजन के साधन है, और जैव विविधता को ये क्या है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैव विविधता क्या है, अलग अलग तरह के जीवों को ये आश्रय प्रदान करते हैं, कौन, वेटलैंड। आर्द्र भूमि के पादप और जंतुओं की क्या विशेषताएं होती है, देखो इनके जो पादप होते हैं उनमें न्यू मेटाफोर पाया जाता है या शोषण मोल पाई जाती है। जैसे मान लो ये पूरा दलदली इलाका है, इस दलदली इलाके में कोई पेड़ उगा हुआ है, तो इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो बाहर निकल जाएगी ऐसे, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ग्रहण करना है। तो ये जो ऊपर जो ये जो पॉइंट निकला हुआ है इसको बोलते हैं न्यू मेटाफोर यानी शोषण मूल, ये परीक्षा में पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना। तो जो नम भूमि के जो पेड़ होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, न्यू मेटाफोर। और जो जंतु होते हैं वो जो दलदल होता है या खारा जल होता है उसमें तैर सकते हैं नम भूमि के जंतु। जैसे सुंदरवन के जंगलों में क्या तैरता है, टाइगर तैरता है, हिरण तैरती है, तो इनके जो जंतु होते हैं वो पानी में तैर सकते हैं। नम भूमि को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि नम भूमि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से भी और पशुओं को और जंतुओं को बचाने की दृष्टि से भी। तो नम भूमि को विश्व में बचाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर शहर, उस रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन को बोलते हैं रामसर सम्मेलन। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक सूची जारी हुई थी रामसर सम्मेलन में कि भाई ये नम भूमियाँ हैं, इन नम भूमियों को बचाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जाएंगे। जैसे मान लो कि ये ईरान है, इस ईरान के ऊपर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रामसर शहर मिलेगा। ठीक है। तो 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ था, तो 2 फरवरी को ही विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, विश्व नम भूमि दिवस। ये परीक्षा में पूछा जाता है, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। क्यों, क्योंकि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी को। और रामसर शहर कहाँ स्थित है, ईरान में। 2 चीज़ पता हो गई। इसके बाद में अगला है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। देखिए मॉन्टेक्स जो रिकॉर्ड है वो भी रामसर कन्वेंशन से ही संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन से जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड संबंधित है, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई नम भूमि अगर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आ जाती है, देखिए बहुत सारी नम भूमि किस में आ रही है, रामसर सम्मेलन में, लेकिन रामसर सम्मेलन की कोई नम भूमि अगर इसमें आ जाती है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में,
तो इसका मतलब ये है कि उस नम भूमि को खतरा पैदा हो चुका है। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में पाया जाता है वो किस में शामिल है? रामसर सम्मेलन में तो शामिल है ही, लेकिन यहाँ से उठ के किस में आ गया? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। लोकटक झील जो मणिपुर में पाई जाती है वो भी किस में है? रामसर कन्वेंशन में शामिल है, लेकिन यहाँ से उठ के वो किस में आ गई? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है भारत की, एक तो राजस्थान की केवला राष्ट्रीय उद्यान और एक लोकटक झील। इसके अलावा उड़ीसा की जो झील है उसको भी इसमें शामिल किया गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन उसको बाद में क्या हुआ? बाद में उसको किस में शामिल कर लिया? उसको हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो पर्यावरण की जो समस्या थी उसको जो खतरा था वो खत्म हो गया उड़ीसा की चिल्का झील को। इसके बाद में देखिए दोस्तों, भारत में नम भूमिया वेटलैंड के संरक्षण के प्रयास क्या हुए हैं? भारत की 26 वेटलैंड्स हैं जो रामसर समझौते में शामिल है, जबकि राजस्थान के नम भूमिया वेटलैंड के संरक्षण के प्रयास, राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 2, सांबर झील और केवलादेव। इसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस में है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है। यानी ये दोनों रामसर साइट तो है ही, लेकिन इनमें से एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। अब भारत की जो 26 वेटलैंड साइट्स है उनके नाम आपको याद होने जरूरी है। देखिए, गूगल पर जाकर आप इस तरीके से कोई भी चित्र उठा सकते हैं, उस चित्र में जाओगे आप तो आपको ये रामसर साइट्स दिखाई देंगी। जैसे राजस्थान की ये 2 साइट्स आ गई, सांबर लेक और केवलादेव लेक। ठीक है, ये सांबर लेक तो ये रही और ये केवलादेव नेशनल पार्क ये रहा। तो ये दोनों साइट्स किस में आती है? रामसर में। इसी तरह जम्मू कश्मीर की है वूलर लेक, हौकेरा लेक, ठीक है, सुंदरवन, मानेसर, सुमोररी, ठीक है, चंद्रताल यहाँ पे आ गई। हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम झील भी है, पंजाब में रेणुका वेटलैंड हो गई, कांजी हरीके हो गई, रोपण हो गई। ठीक है, इस तरह अगर अपन इधर आ जाएंगे मणिपुर साइड, तो मणिपुर में हमें मिलेगी लोकटक लेक, और ये जो त्रिपुरा है यहाँ पर मिलेगी हमें रुद्र सागर लेक। ठीक है, असम में मिलेगी हमको दीपोर बील। इस तरह उड़ीसा में मिलेगी हमें चिल्का लेक, कोलेरू लेक मिलेगी हमें आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आप इनको एक बार नक्शे में देखकर इनको आपको याद करना होगा, देखना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी राजस्थान की और भारत की रामसर साइट्स हैं। जैसे एमपी में मात्र एक ही है, भोज वेटलैंड। अगला है मरुस्थल की जानकारी। मरुस्थल की मूलभूत जानकारी हमें याद होनी चाहिए कि मरुस्थल कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब भी मरुस्थल का नाम ध्यान में आए तो आप यही मत समझना कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल, केवल वही मरुस्थल है। दोस्तों, मरुस्थल जो ये मान लो रूस है, रूस के ऊपर में जो साइबेरिया का ठंडा स्थान पाया जाता है जो बर्फ से ढका हुआ है, वो भी मरुस्थल है। दरअसल बर्फ से ढका हुआ मरुस्थल बोला जाता है ठंडा मरुस्थल, और हमारे राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जो मरुस्थल पाया जाता है वो कहलाता है गर्म मरुस्थल। तो मरुस्थल 2 तरह का होता है, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। विश्व के ठंडे और गर्म मरुस्थलों की स्थिति हमें पता होनी चाहिए, और हमें महाद्वीप वाइज पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है। जैसे सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिम में स्थित होते हैं। जैसे मान लो ये भारत है, और इस भारत के पश्चिमी हिस्से पर क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल। ये मान लो अफ्रीका है, इस अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से पर क्या पाया जाता है? सहारा मरुस्थल। तो ये मरुस्थल पश्चिम में ही क्यों स्थित है? इसके कारण पता होना चाहिए हमें। इसकी वजह यह है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वो मरुस्थलों को जन्म देती है। ठीक है, जबकि जो व्यापारिक पवनें हैं वो दरअसल क्या है, इन मरुस्थलों में बरसात नहीं कर पाती, और ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ठंडी जलधाराएं चलती है महासागरों की, तो वो भी क्या करती है? इस मरुस्थल को जन्म देती है। मरुस्थल के पादपों में मजबूत तने पाए जाते हैं, पत्तियां कांटों में बदल जाती है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरसात जो होती है वो कम होती है। ठीक है, जबकि इन पौधों की जड़ें क्या है, वो अधिक गहराई तक फैल जाती है। जैसे मान लो कोई पौधा है, उसकी जड़ें लंबाई तक फैल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको पानी जमीन की गहराई से खींचना होता है। मरुस्थल के जंतुओं में पानी के उत्सर्जन को रोकने के लिए अनुकूलता पाई जाती है। ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, जो पानी नहीं मिलने पर क्या करता है? पानी की पूर्ति करता है। रेगिस्तान का चूहा तो पूरी जीवन में पानी पीता ही नहीं है और मूत्र विसर्जन नहीं करता। मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, लेकिन राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें जनसंख्या घनत्व खूब पाया जाता है। मरुस्थल को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, और मरुस्थल को रोकने के राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किया जा रहा है? देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये परीक्षा में पूछा जाता है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये से मान लो ये दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका का एक शहर है ब्राज़ील। इस देश है ब्राज़ील, इस ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन। इस 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एक चर्चा और हुई थी, और एक कन्वेंशन बना था, तो उसको बोलते हैं मरुस्थल को रोकने के लिए कन्वेंशन, UNCCD।
UNCCD जो है वो मरुस्थल को रोकने का काम कर रहा है। मरुस्थल को रोकने के राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं भारत में। तो मरुस्थलों की स्थिति पता होनी चाहिए हमें। देखिए, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से कोई भी मैप मिल जाएगा। उस मैप में देखिए, ये जो सहारा मरुस्थल है, अरब का जो मरुस्थल है, सऊदी अरब का थार का जो मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। इसी तरह नामीबिया का जो मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में, और दक्षिण अफ्रीका जो मतलब अफ्रीका के दक्षिण में नामीबिया का मरुस्थल, नामीबिया का और कालाहारी का मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी इस तरीके के मरुस्थल पाए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर ठंडे मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल, अट्टाकामा का मरुस्थल जो चिली में है, ये सब पाए जाते हैं, इनको आप देख सकते हो। इसी तरह जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में, ये गोबी का मरुस्थल भी क्या है, ठंडा मरुस्थल है। तकला मकान का मरुस्थल मध्य एशिया में पाया जाता है। किर्गिस्तान का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल, ये ठंडे मरुस्थल में है, ठीक है। इसी तरह ये जो ये जो अमेरिका और ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके दक्षिण में, और ये जो कुछ मरुस्थल है, तो इन मरुस्थलों की आपको स्थिति पता होनी चाहिए और इनके नाम पता होना चाहिए, कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है।